देखो, यूनिट एंड डायमेंशन में अभी अपन जो लास्ट क्लास में हमने कई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं उनको पढ़ा, है ना। डेराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या होते हैं, जो पावर ऑफ 10 है, और अलग अलग जो डायमेंशंस हैं वो कैसे निकाली जाती है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब देखो, ये जो डायमेंशंस एंड यूनिट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ा हमने, इस पे भी बात बनती है। भाई, इसका यूज क्या है, कोई यूज है भी, या अपन ऐसे ही बस ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। साइंस में कोई भी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसका कोई ना कोई यूज तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन का भी कोई ना कोई यूज है। तो वो यूजेस क्या क्या है, उन सभी को अपन सिस्टमेटिकली ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आज अपन ले लेते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। जो डायमेंशंस है उनके एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, वो सारी चीजें अपन समझते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस के लिए वो ये है कि हम डायमेंशंस का यूज करके यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिट कन्वर्जन। तो सबसे पहला इसका यूज है यूनिट कन्वर्जन के अंदर, उसको समझते हैं। सबसे पहला यूज है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है कि अगर हमें मान लो कोई वैल्यू सीजीएस में दे रखी हो और उसको एमकेएस में बदलना हो, या फिर एमकेएस में दे रखी हो या सीजीएस में बदलना हो, तो ऐसे केस में हम यूनिट डायमेंशन का यूनिट कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड मेथड है वो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर है नहीं। तो किस तरह से यूनिट कन्वर्जन किया जा सकता है, इसमें देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 किसी यूनिट सिस्टम u1 में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर लिया जा सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू कोई n2 यूनिट सिस्टम में इनटू उसका u2 यूनिट सिस्टम, उसका u2 हो गया यूनिट सिस्टम, n2 हो गया उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे u1 u2 n1 n2 क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे n1 तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, है ना। n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू पहले यूनिट सिस्टम। जो u1 हमारा यूनिट सिस्टम है, मान लो mks या cgs हो सकता है, और n2 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे यूनिट सिस्टम में जो u2 से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या फिर कोई नए यूनिट सिस्टम में हमें अगर वैल्यू निकालनी है n2, तो ये बराबर हो जाएगी n1 टाइम्स u1 अपॉन u2। किसके बराबर हो जाएगी? u1 अपॉन u2। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n2 की जो वैल्यू आएगी n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स। अब u1 क्या हो सकता है? मान लो mks में m1 है, L1 है, T1 है, और उसकी पावर A B C है, और फिर U2 में कोई मास M2 है, लेंथ L2 है, टाइम T2 है। तो इन सभी की पावर क्या रहेगी? सेम ही रहेगी डायमेंशंस में। तो इनके पावर्स के बराबर ले लिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B, T1 अपॉन T2 का पावर C। तो ये हमारा क्या होगा, एक कोरिलेशन बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई एक यूनिट सिस्टम में अगर वैल्यू दी हुई है तो उसे दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यू में, दूसरे यूनिट सिस्टम की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका देखो यूज करने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है कैपिटल जी,
उसका वैल्यू दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जी का वैल्यू दे रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का इन एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है उसमें जी की वैल्यू दे रखी है। अपन को क्या करना है, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। जो सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है उसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूज किया जा सकता है इस कन्वर्जन को करवाने के लिए। कैसे करते हैं देखो कन्वर्जन, ध्यान से समझना सॉल्यूशन इसका। इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम जी की डायमेंशन देखते हैं, उसी से हमें ए बी और सी के बारे में पता चलेगा। जी की डायमेंशन देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ जी अगर देखें तो ये क्या है, न्यूटन। न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स की हो गया एम एल टी -2। मीटर स्क्वायर का हो गया एल का पावर 2, केजी स्क्वायर, केजी का पावर केजी हो गया एम स्क्वायर, हो गया ना। तो पहले तो जी का जो डायमेंशन यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट का यूज करते हुए हमने जी की क्या निकाली, डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। तो डायमेंशन फॉर्मूला जी का देखो क्या आ रहा है, यहाँ से m1 है, नीचे m2 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -1। L1 है, L2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा L3। t यहाँ पे -2 है तो t -2। ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, m-1 L की पावर 3 t -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, आ गया। अब हमारे पास m की पावर -1 यानी कि a तो -1 यूज करना है, b 3 यूज करना और c क्या यूज करना है -2 यूज करना है। ठीक है, अब हमें सीजीएम सिस्टम में n2 की वैल्यू निकालनी है। n1 दे रखा है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 11। अब m1 हमारा केजी वाला सिस्टम हो गया, केजी तो ये हो गया हमारा 1 केजी। ऊपर m1 क्या है केजी में है तो ऊपर क्या हो गया 1 केजी हो गया, हुआ या नहीं हुआ बताओ। ऊपर क्या हो गया 1 केजी ले लिया उसको। नीचे m2 ग्राम में है और 1 ग्राम जो है 1 ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में निकालना है ना n2, 1 ग्राम जो होता है वो 10⁻³ केजी के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। फिर L1 मीटर में है तो 1 मीटर हो गया। नीचे L2 जो है वो सेंटीमीटर में है और 1 मीटर कितनी 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर के बराबर हो जाता है, और इसकी पावर हो जाएगी 3। जो लेंथ की पावर है वो कितनी है 3। फिर टाइम का पावर देखो, इधर भी सेकंड चलता है और इधर भी क्या चलता है सेकंड ही चलता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा n2 जो वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में देखो कितना आ जाएगा, n2 की वैल्यू ये आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 1 है -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3, पर पावर -1 दोबारा करेंगे तो यह वापस क्या हो जाएगा -3 ही रहेगा। फिर ये -2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, +2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा +6। अब देखो +6 है -3 है तो कितना हो गया +3, -11 और +3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा किस में आ जाएगा सीजीएस सिस्टम में जी का यूनिट कन्वर्जन हो गया, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इन सीजीएस यूनिट सिस्टम 6.67 इंटू 10⁻⁸.
ये जी की वैल्यू आ गई सीजीएस सिस्टम में। ये जो कन्वर्जन है इसको और एक सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बिना डायमेंशन फॉर्मूले को लिखे, बिना सब कुछ किए, ये भी आसानी से आ सकता है। वो कैसे आ सकता है उस पर भी देखो अपन बात करते हैं। सीजीएस सिस्टम में डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन जो होता है वो होता है डाइन के बराबर, कितना होता है डाइन। सीजीएस में न्यूटन क्या हो जाता है डाइन हो जाता है, मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर हो जाता है, और किलोग्राम जो है वो ग्राम का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। ये हमारा सीजीएस सिस्टम का यूनिट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभी इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से करते हैं, देखो सेकंड मेथड फॉर यूनिट कन्वर्जन। जैसे हमें वैल्यू दे रखी है कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। इसे हमें किस में बदलना है, ये अभी दिया हुआ है एमकेएस में। किस में दिया हुआ है, ये जो एमकेएस यूनिट सिस्टम है उसमें ये वैल्यू दी हुई है। अपन को किस में बदलना है, इसको सीजीएस में बदलना है। किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो देखो सीजीएस में बदलने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो न्यूटन है, इस न्यूटन को हमें क्या लिखना है, 1 न्यूटन लिखना है। देखो यहाँ पे जो भी सिंबल है उसकी यूनिट वैल्यू लिखनी है। जैसे कैपिटल जी बराबर क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। इस न्यूटन को लिख सकते हैं 1 न्यूटन, मीटर को लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम का स्क्वायर। आप जो भी सिंबल है यूनिट्स के उनको यूनिट वैल्यू से डिनोट कर दीजिए। अब इन सभी की जो सीजीएस वैल्यू हो सकती है, सीजीएस वैल्यू देखो 1 न्यूटन की कितनी होती है, 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है डाइन में कितनी होती है 10⁻5 होती है। या अपन जब फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा। वैसे तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर 1 मीटर जो होता है 1 मीटर ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जब सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो जो जो यहाँ पे यूनिट दे रखी है उन यूनिट वैल्यूज को इसी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से जी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 10⁻5 डाइन इंटू 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर 1 केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा देखो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो जी की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये 10⁻5 एज इट इज रहा। 100 है तो 10⁻2 हो गया, 10⁻2 का 2 हो गया 10⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऊपर एक तो आ गया डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे 10⁻3 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा इंटू ग्राम का स्क्वायर। तो ये देखो सीजीएस सिस्टम में वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। 5 और 4
9 हो जाएंगे, 6 जाएगा तो 3 बच जाएंगे प्लस का। तो देखो जी की जो वैल्यू सीधी आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 11। और ये करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 में से +3 तो माइनस का 8, ये आ जाएगा 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एम के एस में तो क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन सीजीएस में क्या आ जाएगा, डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। तो इस तरह से एमकेएस वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीजीएस वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये पहला एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशंस का, कि एक वैल्यू को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो था पहला एप्लीकेशन, यूनिट कन्वर्जन। आगे बढ़े। जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूले की हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक किया जा सकता है यूनिट डायमेंशन का यूज करते हुए। कैसे चेक करते हैं करेक्टनेस को, फॉर्मूले की करेक्टनेस को? एक बात ध्यान रखना कि कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन होगी और राइट हैंड साइड डायमेंशन है उस फॉर्मूले की, वो क्या होगी, सेम होगी। तो फॉर एनी करेक्ट फॉर्मूला, फॉर एनी करेक्ट कोई भी करेक्ट फॉर्मूले के लिए डायमेंशंस जो होगी, डायमेंशंस, लेफ्ट साइड जो है वो बराबर होगी डायमेंशंस एट राइट साइड। तो राइट साइड की डायमेंशन जो होगी किसी भी फॉर्मूले में, वो लेफ्ट साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये बात हमेशा वैलिड है ना। इसमें देखो स्टैंडर्ड नोट क्या बनता है, ये नोट बनता है कि इफ ए फॉर्मूला इज करेक्ट, इफ ए फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर एक फॉर्मूला करेक्ट है, देन it has to be dimensionally correct. This has to be dimensionally correct. तो अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका अपोजिट जो है वो सही नहीं है। अपोजिट हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं, बट अपोजिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट अपोजिट
इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या मतलब इस बात का कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अगर फॉर्मूला कोई करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, यानी कि उसके लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है फॉर्मूले का डायमेंशंस, उसके राइट साइड वाले जो फॉर्मूले की डायमेंशंस है उनके बराबर होगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है और वो खुद करेक्ट हो, ऐसा कोई हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए। दूसरा एप्लीकेशन है ये डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें चेक करना है कि जो एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन में g, ये किसका फॉर्मूला है? ये पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना। यहाँ पे t तो है टाइम पीरियड, 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, l हो गया यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम, और g यहाँ पे होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन जी, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। अब हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। चेक फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चेक इफ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ की डायमेंशन चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इधर है t जो कि है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन हो जाएगी टाइम के बराबर ही, यानी कि लेफ्ट साइड आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? t। अब राइट साइड भी डायमेंशन फॉर्मूला यही आना चाहिए। 2 पाई जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, रूट में l है, तो l ऊपर वाला तो हो गया लेंथ l, और रूट है तो l की पावर क्या हो गया? 1/2। नीचे g है, g g होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। g क्या होता है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने देखी थी क्या होती है? LT-2। तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 1/2। जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन क्या होती है? LT-2 होती है। तो उसकी पावर हमने क्या ले लिया? हाफ ले लिया। तो यहां से देखो t इधर हो गया, इधर हो गया l का पावर हाफ, इधर ये हो गया l का पावर हाफ, t का पावर -2 है, माइनस हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा? t का पावर -1 रह जाएगा। अब देखो ये l का पावर हाफ, l का पावर हाफ कैंसिल हो गया, तो इधर डायमेंशन आ गया t, ये t -1 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या डायमेंशन रह जाएगा? t। रह जाएगा नहीं रह जाएगा? देखो मैंने इक्वल नहीं लगाया, 3 डंडे लगे, इसका मतलब होता है कि वी आर कंपेयरिंग बोथ साइड द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे दोनों तरफ डायमेंशन क्या आ गई? टी ही आ गई। इसका मतलब फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसमें से लिख देंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम यहाँ पे ये कंफर्म कर देते हैं कि फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरफ डायमेंशन क्या आ गई? सेम आ गई ना, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट।
अब जैसे मैंने एक बात बोली थी कि अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फॉर्मूला करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इस बात का भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये नोट कर लिया, इस बात को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे t बराबर, अगर मैं 2 पाई ना रख के सिंपली रूट एल अपॉन जी रखूं, मैंने इसमें क्या किया, 2 पाई का मल्टीप्लाई नहीं किया। हालांकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई रूट में एल अपॉन जी होता है, तो यहाँ पे 2 पाई का हमने यूज नहीं किया। तो इस फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर डायमेंशन जो है, देखो इधर भी टाइम का डायमेंशन आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, टाइम का डायमेंशन आ जाएगा ना। इस फॉर्मूले में दोनों तरफ अपन चेक करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों क्या आ जाएंगे, टाइम की डायमेंशन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 पाई का मल्टीप्लाई क्या है ही नहीं। तो फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो अबव फॉर्मूला इज करेक्ट बट डायमेंशनली नॉट, अबव फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बट एक्चुअली नॉट। तो अबव फॉर्मूला इज dimensionally correct but actually it is not, actually it is not correct formula। समझ में आई बात। ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन वैसे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका उल्टा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी, पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमेशा कौन सी बात सही होगी कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली वो करेक्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तीसरा देखो एप्लीकेशन लेते हैं, दूसरा समझ में आया, तीसरा एप्लीकेशन लेते हैं, थर्ड एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ, ये भी बहुत प्यारा एक एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशन का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये क्या कहता है, ये हमारा एक्सप्रेशन या फिर हमारे प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी ना, देखो डिवाइड तो आप कैसे ही कर सकते हो, आप वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी में जब ऐड करने की बात आएगी ना तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी। वेलोसिटी में टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टाइम को डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, टाइम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वेलोसिटी में टाइम को डिवाइड भी कर सकते हैं। फोर्स में कोई भी दूसरी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम टाइम को टाइम में ऐड करेंगे, टाइम को कभी वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है तो उसके एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होगी उन सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, हमेशा होमोजेनियस या फिर सेम होगी, है ना। तो इन एनी फिजिकल फॉर्मूला, इन एनी फिजिकल फॉर्मूला, इन एनी फिजिकल एक्सप्रेशन, dimensions of all terms are always
इक्वल, ठीक है, ये है, ये इसका स्टेटमेंट होगा। किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन में जो डायमेंशंस है हमें सभी टर्म्स की वो इक्वल होगी। और इसको ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी में टाइम डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, पर सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होगा। इन वेलोसिटी, इन इसका एग्जाम्पल थॉट हो गया एक तरह से, इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी टाइम कैन divided or multiplied but not added or subtracted, added or subtracted। टाइम को हम वेलोसिटी में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आई बात? कैसे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक फॉर्मूला दे रखा है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। इस फॉर्मूले की हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक करना है ना। जहां पे S दे रखा है ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट, S क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, T होता है यहाँ पे टाइम, और A होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, हमारा जो जितना भी टर्म है, ये टर्म हो गया एक, है ना, ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इसकी भी डायमेंशन सेम आनी चाहिए, और ये जो पूरा टर्म है, टर्म मतलब पद, है ना, उन सभी की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L, तो पक्का इसका डायमेंशन तो L है, बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। U और T का डायमेंशन मिला के देखें कितना होता है, U वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT-1, उसको मल्टीप्लाई किया टाइम से यानी कि T से, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा। फिर इसका देखें, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन का हो गया LT-2, और ये हो गया T की पावर, टाइम का स्क्वायर है तो 2, ये हो गया। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये तो हो गया लेंथ का डायमेंशन, बिल्कुल हो गया, और ये T-1 से T+1 गया तो ये लेंथ का डायमेंशन, T-2 से T+2 चला गया तो ये भी किसका रह गया, लेंथ का डायमेंशन। तो हम देख सकते हैं इस टर्म्स का डायमेंशन भी लेंथ है, इस टर्म का डायमेंशन भी लेंथ है, और इस टर्म का डायमेंशन भी क्या है, लेंथ है। तो इस फॉर्मूले के हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, लेंथ वाला ही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। ये है थर्ड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके एक दो तरह के और क्वेश्चन बनते हैं, और एक एप्लीकेशन और रहेगा टू डेराइव अ फॉर्मूला, उसे भी अपन करेंगे। तो और यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चंस बैंक भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म अपन कोशिश करेंगे कर दें, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही।